हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी पहली वीडियो अगस्त कॉम्पिटेंस से रिलेटेड थी, जो कि फर्स्ट पेपर के सामाजिक विचारों के आधार में से था। नेक्स्ट वीडियो थी सामाजिक मानवशास्त्र पर, जो सामाजिक अनुसंधान पद्धति मतलब कि पेपर से थी। तो अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी, आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं तो सिलेबस की भी वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमाइल दुर्खिम। आज हम बात करेंगे एमाइल दुर्खिम के बारे में। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग जो नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, हमारे चैनल पे बीए, एमए और बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाकर आप लोगों की हेल्प कर सकें, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य में मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो दुर्खिम के जीवन परिचय से संबंधित है। दुर्खिम के सिद्धांतों के बारे में, आत्महत्या का सिद्धांत हो, चाहे वर्ग समाज श्रम विभाजन के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज केवल हम डिटेल में बात करेंगे कि दुर्खिम का जीवन परिचय क्या था। तो जब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों का बीए थर्ड ईयर रहेगा और आप हाई स्टडीज़ कंप्लीट करने पर रहेंगे, तो ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी उनके सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी उनके जीवन परिचय के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम टाइम प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि दुर्खिम का जीवन परिचय क्या है। एमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल सन 1858 को उत्तरी पूर्व फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र में स्थित एपिनॉल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यानी जो एमाइल दुर्खिम थे वो एक यहूदी थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को लॉरेन में एपिनॉल जगह पर हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एमाइल दुर्खिम का जन्म कब हुआ था, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि एमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल सन 1858 को लॉरेन में एपिनॉल नामक नगर में हुआ था। ठीक है। दुर्खिम की प्रारंभिक शिक्षा एपिनॉल नामक एक स्थानीय शिक्षा संस्था में संपन्न हुई। यानी जो उन्होंने प्राइमरी अपनी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो उन्होंने एपिनॉल के एक मतलब कि रीजनल स्कूल में, शिक्षा संस्थान में संपन्न की। बचपन से ही वे एक प्रतिभाशाली एवं होनहार छात्र हैं एवं समय समय पर अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। यानी जो एमाइल दुर्खिम थे वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही होनहार थे, और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में वो हिस्सा भी लेते थे और अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। और एपिनॉल के कॉलेज में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। 1882 में दुर्खिम ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। यानी 1882 में उन्होंने अध्यापन यानी टीचिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया। अपने प्रभाव से दुर्खिम ने समाजशास्त्र का एक नया पाठ्यक्रम भी उन स्कूलों में प्रारंभ करवाया, जहाँ कि वो अध्यापन कार्य किया करते थे। तो जो एमाइल दुर्खिम थे वो अगस्त कॉम्टे के समाजशास्त्रिक मतलब कि समाजशास्त्र की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने जब अध्यापन का कार्य स्टार्ट किया तो उन्होंने समाजशास्त्र के मतलब जो क्षेत्र है उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने उस स्कूल में समाजशास्त्र के एक नए पाठ्यक्रम का भी प्रारंभ करवाया और उसे वो पढ़ाने भी लगे। दुर्खिम एक अत्यंत सफल एवं कुशल शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जब उन्होंने समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव उस स्कूल में किया तो वो एक सफल और कुशल शिक्षक के रूप में माने जाने लगे। लेकिन फिर भी उनकी ज्ञान पिपास अत्यधिक प्रबल थी। यानी जो उनकी इच्छा शक्ति, जो उनका नॉलेज गेन करने की पिपासा थी, या फिर उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो मतलब कि ख़त्म नहीं हुई थी, वो अधिक प्रबल थी। वो और ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, और वो अपने उच्च अध्ययन के लिए 1885 और 86 में नौकरी से अवकाश लेकर जनवरी चले गए। यानी जब एमाइल दुर्खिम पढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी उनकी जो आत्मा है वो तृप्त नहीं थी नॉलेज से, तो उन्होंने क्या किया कि अपने अध्यापन प्रक्रिया को रोक कर छुट्टी लेकर 1885 और 86 में वे
जर्मनी चले गए और जर्मनी में दुर्खीम के एक नए बौद्धिक जीवन की शुरुआत हुई। यहीं पर दुर्खीम ने कॉम्टे के लेखकों की गहनता से अध्ययन किया। देखिए, दुर्खीम अगस्त कॉम्टे के जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य उससे बहुत प्रभावित थे, तो वो जब जर्मनी पहुँचे तो उन्होंने अपने बौद्धिक जीवन की शुरुआत भी वहीं से की और वो जो अगस्त कॉम्टे के लेख थे, जो कृतियाँ थी, उनका बहुत गहनता से अध्ययन करने लगे थे और संभवतः उन्हीं से प्रभावित होकर समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। वो मतलब कि उनके अगस्त कॉम्टे के लेखों को इतना गहनता से पढ़ते थे, उसके बारे में लिखते थे, सर्च करते थे, रिसर्च करते थे। इसी कारण उन्होंने इस सब से प्रभावित होकर अब एक नए समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव किया, जिसे समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र या फिर प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है, तो इमाइल दुर्खीम ही समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। 1898 में दुर्खीम ने ले एने सोशियोलॉजिकल नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया, जिसके 12 वर्षों तक वे संपादक रहे। तो 1898 में इन्होंने ली एनी सोशियोलॉजी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और 12 वर्ष तक उसके संपादक भी रहे। यह पत्रिका फ्रांस में अत्यंत प्रतिष्ठित हुई। पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कई उच्च कोटि के विचारकों से भी परिचय हुआ। मतलब जब उन्होंने जो संपादन किया था वो जब फेमस हो गई तो वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और कई लोगों से उनका मतलब कि इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय भी। 1902 में दुर्खीम को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। समाजशास्त्र में दुर्खीम की बढ़ती हुई रुचि और उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सन 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम बदलकर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया गया। यानी जब दुर्खीम जर्मनी पहुंचे, वहां उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, तो वहां पे उन्होंने अगस्त कॉम्टे के लेखों से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे प्रकाशन किए, बहुत सारी पत्रिकाएँ लिखी, कृतियाँ लिखी और वहाँ के उच्च संस्थान में जॉब भी करने लगे। तो 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में जब वो मतलब एक टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उन्हें शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के पद के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया। और ये देखा गया कि दुर्खीम समाजशास्त्र में उनकी इतनी ज़्यादा रुचि है और इनकी उपलब्धि भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में है, तो इसे ध्यान में रखते हुए पेरिस विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे, जो वहाँ के मतलब कि उच्च अधिकारी थे, उन्होंने 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम बदलकर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। यानी इमाइल दुर्खीम को शिक्षा शास्त्र मतलब समाजशास्त्र में इतना ज़्यादा रुचि थी कि पेरिस विश्वविद्यालय के जो उच्च अधिकारी थे तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम ही शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। इस तरह से दुर्खीम वहाँ पर समाज और शिक्षा शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रदान करने लग गए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय के संबंध में जो कल्पना कॉम्टे ने की, उसे दुर्खीम ने भी मतलब कि पूरा किया और उन्हें फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी बनने का अवसर प्राप्त हो गया इसी कारण। और उन्होंने समाजशास्त्र को एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में भी प्रदान कर दिया। जब अगस्त कॉम्टे ने तो केवल समाजशास्त्र का जन्म किया, उसके जन्मदाता कहलाए, लेकिन फ्रांस वगैरह में दुर्खीम ने ही उसे एक सबसे पहले तो दुर्खीम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर फ्रांस में बन गए। उसके पश्चात उन्होंने समाजशास्त्र को एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में भी मतलब विकसित किया और उसे मान्यता दिलवाई। दुर्खीम महान देशभक्त थे। 1914 में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में दुर्खीम को युद्ध के बारे में विभिन्न प्रपत्रों और अध्ययन सामग्री को प्रकाशित करने वाली समिति का सचिव नियुक्त किए गए। यानी जब जो समय समय पर युद्ध होते थे, उस समय जो आर्टिकल्स छपते थे, जो पत्रिकाएं, जो प्रपत्र छपते थे, उसे भी तो कोई प्रकाशित करता था ना, तो ये काम केवल पढ़े लिखे लोग करते थे। तो इसका अध्यापन एवं प्रकाशित करने का कार्य एवं सचिव के रूप में दुर्खीम को नियुक्त कर दिया गया था। दुर्खीम ने इस कार्य को बखूबी निभाया एवं जनता के धैर्य, प्रयत्न और विश्वास का नारा दिया। फ्रांस की जनता के लिए यह नारा आज भी अमर है। बात कर लेते हैं दुर्खीम से संबंधित कुछ कृतियों एवं रचनाओं के बारे में। तो दुर्खीम ने अपनी जो भी संपूर्ण कृतियाँ, जो भी प्रकाशा, जो प्रपत्र थे, सबको फ्रेंच भाषा में लिखे, क्योंकि वो फ्रांस में ही रहने लग गए थे। बाद में उनकी कृतियों को अंग्रेजी में भी मतलब कि ट्रांसलेट किया गया और कुछ पुस्तकों का प्रकाशन उनके जीवन काल में हुआ, कुछ उनके मरने के बाद हुआ।
तो दुर्कीम ने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में प्रकाशित की, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में प्रकाशित की, द सुसाइड 1897 में प्रकाशित की, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में प्रकाशित की, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में प्रकाशित की, सोशोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में उन्होंने प्रकाशित की, मोरल एजुकेशन भी 1924 में प्रकाशित की, द सोशलिज्म 1928 में प्रकाशित की, पेडोलॉजी इन फ्रांस उन्होंने उसके पश्चात मतलब कि उनके मृत्यु काल के पश्चात प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों ये दुर्कीम से रिलेटेड कुछ कृतियाँ थी जो उन्होंने अपने कार्यकाल में मतलब कि प्रकाशित की, लिखी, उनका संपादन किया। तो ये उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कृतियाँ थी जो मैंने यहाँ पे प्रस्तुत की। आप लोग अपने नोट्स में इसे ज़रूर नोट करिएगा। आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ख़ास तौर से द सोशलिज्म, मोरल एजुकेशन, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस के सामाजिक विचारकों में अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्कीम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित है। क्योंकि अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इमाइल दुर्कीम अगस्ट कॉम्टे के विचारों से ही प्रभावित हुए थे, उनके लेखों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिस कारण उन्होंने बहुत सारी कृतियाँ और पुस्तकें लिखी। इसके पश्चात उन्हें फ्रांस में के पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए रखा गया और उनकी रुचि, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें वहाँ पर शिक्षा शास्त्र विभाग में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि फ्रांस में सामाजिक विचारकों में अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्कीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित है, क्योंकि उन्होंने अगस्ट कॉम्टे के विचारों को अपने कार्यों के द्वारा आगे बढ़ाया और फ्रांस में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुआ तथा समाजशास्त्र को उन्होंने एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में भी विकसित किया। तो कॉम्टे ने समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का सुझाव दिया और प्रत्यक्षवादी अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। कॉम्टे के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए इमाइल दुर्कीम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद का प्रादुर्भाव किया। दुर्कीम का ये दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक विज्ञानों में भी भौतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है या फिर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वे प्रत्यक्षवादी थे, यानी इमाइल दुर्कीम प्रत्यक्षवादी थे। दुर्कीम वह पहले विचारक थे जिन्हें अपनी बौद्धिक प्रतिभा के बलबूते पर फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ और यही कारण है कि दुर्कीम को फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री किसे कहा जाता है, तो वो दुर्कीम है। काफ़ी विचारकों ने कहा कि दुर्कीम के बारे में काफ़ी समाजशास्त्री और विचारकों ने कहा कि वे समाजशास्त्र के अत्यधिक प्रभावशाली विचारक और सफल अध्यापक, चोटी के संपादक, एक सशक्त और सृजनात्मक समूह के नेता तथा शोधकर्ता भी थे। तो हम इस प्रकार में कह सकते हैं कि कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बौद्धिक विकास इतिहास में वैज्ञानिक संस्कृति के विकास के लिए इतना योगदान दिया हो जो दुर्कीम ने किया, या फिर जो दुर्कीम ने अगस्ट कॉम्टे के विचारों को आगे बढ़ाया और उन्हें एक नया प्रारूप प्रदान किया। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो कि इमाइल दुर्कीम मतलब कि उनकी जीवन शैली, उनका जीवन स्तर कैसा था और वो किस तरह से समाजशास्त्र को आगे लेकर गए और प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो इमाइल दुर्कीम के अन्य सिद्धांतों से रिलेटेड होगी, तो उसे भी मिस मत करिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।